हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे फॉर द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड स्टार्ट किए थे। हमने फर्स्ट मेथड कवर किया था पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड में क्या था, जिस भी सर्किट के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उन दोनों पॉइंट पर हम कुछ पोटेंशियल एज्यूम कर लेते थे, यानी हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। एक पर हम प्लस भी करते थे और एक पर ज़ीरो एज्यूम करते थे। फिर पूरा सर्किट उसी के अकॉर्डिंग बनाकर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। आज हम सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो क्या मेथड है, दैट इज द इनफाइनाइट मेथड, या फिर आप कह सकते हो फॉर इनफाइनाइट नेटवर्क। यानी आपको जो भी सर्किट दिया गया होगा वो क्या कैसे दिया गया होगा, वो कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट तक वैसा ही जुड़ा हुआ है, कुछ इस टाइप से गिवन होगा आपको। तो वो न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल में हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है कोई ऐसा, रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट है, सेम फिर आगे सपोज करो हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, यानी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है जो कहाँ तक कनेक्ट है, इनफाइनाइट तक कनेक्ट है, और सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर, यानी इक्वल रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें रिजल्ट एज्यूम करना पड़ता है। यानी देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये कॉम्बिनेशन बन कैसे रहा है। ये कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, देखो अगर मैं ध्यान दूं, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ ये कनेक्ट है, सेम ऐसे ही फिर ये कनेक्ट है, ये है। यानी क्या किया हुआ है, ऐसा कोई सर्किट है जो इनफाइनाइट तक जोड़ा गया है। यानी एक अगर हम उसमें से टुकड़ा तोड़ें, टुकड़ा कह सकते हो आप, कि एक कंपोनेंट अगर उसमें से हम बनाए, एक पार्ट बनाए, तो हमारे पास ये बनेगा, राइट। यानी इनको जोड़ जोड़कर इनफाइनाइट तक जोड़ा हुआ है, और ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने ये तो देख लिया कि किन कंपोनेंट को जोड़ा गया है। अब क्या कर रहे हैं मैंने कहा भी रिजल्ट को अज्यूम करना है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है। तो सपोज करो मैं मान लेती हूँ कि इस पूरे के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट कितना आता है, एक्स आता है। यानी जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो क्या है, एक्स है। लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया। अब अगर मैं ये वाला पार्ट, मैंने अभी कहा एक, हमने पहले क्या देखा कि ऐसा कौन सा मतलब टुकड़ा है, पार्ट है जिसको बार बार जोड़ा गया है। तो अभी हमने देखा ये वाला पार्ट है जिसको बार बार जोड़ा गया है। अगर मैं इसमें से सिर्फ ये माइनस कर दूं तो क्या कोई कुछ फर्क पड़ेगा, इनफाइनाइट तक है। रेजिस्टेंस में से अगर दो रेजिस्टर हटा भी देंगे तो रिजल्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ए है, आर आर, और रिजल्ट हमारे पास देखो, इस कॉम्बिनेशन पूरे का रिजल्ट मैंने क्या माना, एक्स माना। अब इस पूरे रिजल्ट में से मैं इन दोनों को अगर माइनस भी कर दूं तो बाकी जो कॉम्बिनेशन बन गया उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स उस कॉम्बिनेशन का भी रिजल्ट कितना है, एक्स है, ये बनेगा। अब आर और एक्स किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, आर वन बाय आर प्लस वन बाय एक्स, वन बाय, ये सीधा लिख देते हैं, हमें याद होगा। दो अगर सेम रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उनका रिजल्ट क्या होता है, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो R1 R2 यानी एक्स आर बाय आर प्लस एक्स, ऐसा ही कुछ बनेगा।
अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारे पास, R प्लस एक्स आर ओवर एक्स प्लस आर, और इस पूरी का रिजल्ट कितना आ रहा है, x आ रहा है। इसका मतलब इसको मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, x के इक्वल लिख सकती हूँ। गुड, अब एलसीएम ले लेते हैं, क्या बनेगा, x प्लस आर, एक्स आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आर। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर, एक एक्स आर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स आर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। रूट्स फाइंड करने आते हैं मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, वो बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल वालों ने भी 10th में किया हुआ है, याद हो। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, समथिंग ऐसा है ना। तो इसमें क्या करना है, आप सॉल्व करके देखना, जो आंसर नेगेटिव में आ रहा है उसको इग्नोर कर दोगे, जो आंसर पॉजिटिव में आएगा उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास r रूट 5 प्लस 1/2, माइनस वाले को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप से होने हैं। यानी हमें क्या करना है, पहले हमें नेटवर्क देखना, नेटवर्क के अंदर जो भी इनफाइनाइट नेटवर्क दिया होगा उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा पार्ट है जिसको रिपीटिशन में, यानी रिपीटिंग यूनिट को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। फर्स्ट क्या करना है, हमने रिपीटिंग यूनिट चेक करनी है कि रिपीटिंग यूनिट क्या है। सेकंड, उस टोटल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को एज्यूम करना है। देन उसको हमने क्या करना है, रिपीटिंग यूनिट के साथ रिजल्ट जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना या सीरीज बना, जैसे इसमें पैरेलल बन रहा था उसको सॉल्व किया, फिर सीरीज बना उसको सॉल्व किया, और वो ओवरऑल उसी रिजल्ट के इक्वल आएगा जिस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को हमने एज्यूम किया है। क्लियर है, नोट करेंगे। आगे देखो, अब सपोज करो सेकंड एग्जांपल ले लिया हमने, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया, अब ऐसे कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसमें रिपीटिंग, देखो रिपीटिंग पार्ट क्या बनेगा, अगर मैं इसको हटाऊं तो ये वाला ऐड हो जाता है, इसको हटाऊं, हाँ ये बनता है, ये ऐड है, फिर ये ऐड है। रिपीटिंग यूनिट क्या है हमारे पास, रिपीटिंग यूनिट बनती है ए बी एंड दिस आर, यही बनेगी। अब मैंने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट को क्या एज्यूम किया, अगेन एक्स एज्यूम किया। एक्स में से अगर ये माइनस भी कर देंगे तो भी कितना रहेगा, एक्स ही, क्योंकि उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके रिजल्ट को हम क्या लिखेंगे, एक्स। अब इसमें क्या है, देखो ये क्या है, N2, इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट एंड ऐसे कनेक्ट होंगे, यानी ये करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जिस कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है क्या बनेगा रिजल्ट हमारा, R, और इधर आएगा हमारे पास रिजल्ट R प्लस एक्स। क्या बनेगा, R प्लस एक्स। अब ये कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, वही चीज़ R1 R2 बाई R1 प्लस R2, रिजल्ट आएगा सेम x के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, R x प्लस आर ओवर R प्लस एक्स प्लस आर इज इक्वल टू x। दैट मीन्स एक्स आर प्लस आर स्क्वेयर बाई 2r प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस इज इक्वल टू 2rx प्लस एक्स स्क्वेयर, दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स आर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अगेन वैसे इक्वेशन बनती है, रूट्स कैलकुलेट करना, जो पॉजिटिव आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आई थिंक आंसर सेम ही आएगा, इसका भी नेटवर्क सेम है, हाँ आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, R रूट 5 प्लस 1/2, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट नेटवर्क के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ और भी आता है इस कॉम्बिनेशन में, जैसे सिमेट्रिक रूल यूज होता है जिसके अंदर, बट उसके लिए मैं चाहूँगी आपका एक टॉपिक और कवर हो जाए, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। जब वो टॉपिक कवर हो जाएगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स फिर होंगे, ठीक है।
तो अभी ये नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो आप, मर्जी है आपकी, जैसा आपको पसंद आए। सेल, सबसे पहले बात आती है सेल क्या है। अगर मैं सिंबल की बात करूं, ये है हमारे पास सेल, है ना। ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे पास, ये नेगेटिव है, यही होता है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करता है, नेगेटिव के अंदर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो सेल है क्या, यानी सेल आप ये कह सकते हो कि ऐसा डिवाइस है दैट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन सर्किट। सपोज करो हमारे पास कोई सर्किट है, इसी में लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज करो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है, रेजिस्टेंस है ना। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है, ये रेजिस्टर है। तो सेल क्या है, ये सेल क्या करेगा, इस रेजिस्टर को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स सेल क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ गिवन सर्किट। सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, रेजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, कुछ भी हो, उसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। उसको हम क्या कहते हैं, सेल। क्या कहते हैं उसको, हम सेल कहते हैं। अब लिख देती हूँ पहले, सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑल components to in given circuit। गिवन सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि सेल क्या है, सेल का काम क्या होता है। देखो, सेल का काम होता है इतना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना ताकि चार्ज जो है वो इस सर्किट के अंदर क्या कर सके, मूव कर सके। यानी आप ये कह सकते हो सेल क्या करता है, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स चार्ज टू मूव इन द सर्किट। यानी जो क्या कर रहा है, चार्ज को मूव करा रहा है सर्किट के अंदर, फोर्स कर रहा है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, उसको भी हम सेल कहेंगे। यानी सेल का ये भी एक टाइप से क्या है, काम है, ठीक है। तो हम एक और चीज़ लिख लेते हैं इसके अंदर, सेल मेंटेन्स potential difference which forces the charge to move in given circuit या in the सर्किट के अंदर क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ से हमें सेल तो क्लियर हो गया। बात आती है ईएमएफ की। ईएमएफ, अच्छा सेल हमें समझ आ गया। वैसे तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। सेल की अगर मैं डिटेल कराऊँ, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर, सेल बनता कैसे है। हमारे पास ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन डाल दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। और फिर उसके अंदर हम 2 मेटल रोड डालते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, आयंस टूटते हैं तो क्या होंगे, वो मूव करेंगे। यानी चार्ज जो है वो क्या करेंगे, मूव करेंगे और करंट फ्लो होगा। और आउटपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि हम क्या कर सकें, आउटपुट ले सकें। यानी करंट जो भी फ्लो कर रहा है उसको हम मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनता है, सेल बनता है। अब एक तरह से इसमें क्या काम है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना। ज़्यादा डीपली नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में कवर अप कर लोगे, और फिजिक्स में हमें ज़्यादा डिटेल में इसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हमें पता चल गया इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया हमने। अब बात आती है ईएमएफ। ईएमएफ होता क्या है? ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है ये कोई फोर्स है। ये चीज़ मैं वैसे पहले भी बता चुकी हूँ कि सेल क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है जो चार्ज को फोर्स करता है मूव करने के लिए। वही चीज़ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? है इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यानी सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जब ओपन सर्किट हो, जब कोई करंट फ्लो ना करे, तब उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, इट इज लाइक अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, एक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे आप सेल लेके आते हो मार्केट से, तो उसके ऊपर जो मेंशन होता है, जैसे सपोज करो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वो क्या है, ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। बट जब आप उसको यूज करोगे, जब आप उसको यूज करोगे तो क्या होगा, उसके सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो यानी वहां धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। अभी तो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोला ना, उसको हमने ईएमएफ कहा जब ओपन सर्किट था। अब मैं सेल को यूज कर रही हूं तो क्या है, वो क्लोज सर्किट है। क्या है वो, क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट है तो चार्ज जो है वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, करंट के फॉर्म में करंट फ्लो कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोटेंशियल कम होता जा रहा है। धीरे धीरे पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, राइट। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओपन सर्किट के अंदर। अब क्लोज सर्किट के अंदर धीरे धीरे पोटेंशियल कम हो जाएगा, जो उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे उसको हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज the maximum potential difference between the electrodes of a cell। मैंने क्या कहा, when it is in open circuit या when no current is drawn फ्रॉम द सेल। यानी जब सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तब जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब ये पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट। तो इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर। किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट के अंदर। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है तो रेजिस्टेंस ही। इंटरनल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, और इलेक्ट्रोड्स यानी जो मेटल रोड्स हैं, इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी ये करंट को कितना अपोज कर रही है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो मैंने ये लगाया, ये तो एक्सटर्नल है जिसको मैं बार बार लोड रेजिस्टेंस बोल रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल यानी सेल के इंटरनल की बात है ना। तो सेल के इंटरनल क्या है, फ्लो कैसे होंगे, चार्ज कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर रोड्स लगाया, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, आयंस टूटे तभी मूव किए। तो जितना भी इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेंगे टू द फ्लो ऑफ करंट, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल is defined as the resistance offered by
electrolyte and electrodes of cell to the flow of current, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। होता रेजिस्टेंस ही है, ये इंटरनल की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। इसकी यूनिट सेम रहेगी, नोट करें। अब बात आती है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये डिपेंड किन पर करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है? जो मेटल हम यूज कर रहे हैं, मेटल रोड्स, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, नेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और किसके ऊपर डिपेंड कर सकती है? इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है ना। और किसके ऊपर डिपेंड कर सकती है? जो इलेक्ट्रोड्स इमर्ज किए हैं इसके अंदर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एरिया के ऊपर। रेसिप्रोकल होगा, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो इन फैक्टर्स के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब बात आती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ईजी से डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, समझ तो आ ही गया होगा। इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस between the electrodes of a cell when it is in closed circuit. बस, यानी आपने क्या मेंशन करना है? पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा, सिर्फ आपको मेंशन करना है कि ये क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट मीन्स इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ ये बताना है, बाकी क्या है वही पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट क्या रहेगी? वोल्ट। ठीक है, अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। नोट करें, हाँ जी, अब हम करते हैं रिलेशन बिटवीन ईवी एंड आर, यानी ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो जी, सेल हमने लिया, एक की लगा दी, साथ में लॉर्ड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या किया? शो किया, साथ में सर्किट। ठीक है, सेल है, सेल के थ्रू हमें अगर पोटेंशियल मेज़र करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर लगेगा। ईएमएफ है इसका, सपोज करो ई, यानी सबसे पहला पॉइंट, व्हेन की के इज ओपन, जब के ओपन होगी, ये तो सर्किट के अंदर नहीं आएगा, सिर्फ ये रहेगा, यानी इसके अंदर से करंट तो फ्लो करेगा नहीं, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ कितना होगा? ई। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ई। यानी जब की ओपन है
तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो हमारा ईएमएफ का केस बन गया ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो इसने ऑलरेडी गिवन है ई है, ठीक है। मैंने मान लिया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, की को कर देते हैं क्लोज। जब हम की को क्लोज करेंगे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आएगा सॉरी, तो ये दोनों सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है ये क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स आर प्लस आर, यही बनेगा। अब इस सेल के थ्रू कितना करंट ड्रॉ होगा वो कैलकुलेट करना है हमें, यानी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या होगा, V बाई आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर E, R क्या है, R प्लस आर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू, इस इंटरनल, ध्यान से सुनना क्या है, जब करंट फ्लो कर रहा है इसके थ्रू कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। तो इसके अक्रॉस अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आई आर। कितना होगा बच्चों, आई आर। इसमें ना दो टॉपिक कवर हो जाएंगे वैसे, चलो पहले कंप्लीट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई आर। आई हमें पता है कितना है, ई ओवर आर प्लस आर, ई ओवर आर प्लस आर, ई आर ओवर आर प्लस आर, ये बनेगा। और ये क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्या बना, ई आर ओवर आर प्लस आर। हमारे पास ये आया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ठीक है, अभी ये रिलेशन नहीं आया जो हमें यूज़ करना है। अभी तो ये हमें सिंपल कैलकुलेट किया है कि अगर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। नोट करें पहले ये, ठीक है बेटा। ये हमने किसके अक्रॉस फाइंड किया है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसको नाम दे दो V डैश, वैसे नाम दे दिया इसको V डैश, ठीक है। मैक्सिमम E था और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू होगा वो मान लेंगे V। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, IR, यानी E ओवर R प्लस आर मल्टीप्लाई में R। चलो ठीक है, यही होगा। ये मैंने वैसे एक स्टेप बताया था बेटा, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो। अब देखो हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ है E, ये तो है मैक्सिमम व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। जब इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है करंट तो हमने माना V डैश, जब R के थ्रू एक्सटर्नल के है अक्रॉस वो कितना है V। यानी इस EMF के अंदर, इस EMF में से ये V डैश कुछ कम हुआ तभी तो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल आया। या फिर आप कह सकते हो इन दोनों ये जो EMF था मैक्सिमम वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों में डिवाइड हो गया। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, मैंने इसको V माना है, E इज इक्वल टू V प्लस V डैश लिख सकते हो भाई। मैक्सिमम EMF है E, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है E, वो किस में डिवाइड हो गया, दैट डिवाइड्स इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट लिख दिया। तो ये क्या लिख सकते हो, E माइनस V डैश इज इक्वल टू V। V डैश मैंने क्या बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी IR। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E माइनस IR इज इक्वल टू V। रिलेशन बिटवीन एक ये आया EMF
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अगर वो भी बता दिया मैंने, अगर सिंपल डायरेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करना है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास, नोट करेंगे। अब सपोज करो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बनेगा, I माइनस वी बाय आई, E माइनस वी बाय आई। आई कितना है, V बाय आर। आई क्या बनेगा, V बाय आर। E माइनस वी, आई क्या बनेगा, V बाय आर, यानी E माइनस वी बाय V इंटू आर, यानी E बाय V माइनस 1 इंटू आर। तो ये कैसे कर सकते हो आप, इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये तो अभी सिंपल बेसिक था, इसके एक दो ग्राफ भी हैं और एक हम करेंगे इसके बाद कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज में लगा दिए सेल्स, पैरेलल में लगा दिए, सीरीज और पैरेलल दोनों कम्बिनेशन कंबाइन कर दिया, वो करेंगे। तो अभी यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम बाकी। यहाँ तक अपना कवर करें। ओके, थैंक यू बच्चों।